डियर व्यूअर, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, काफी टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे थे। तो प्रशांत सर हमारे पास एमबीआई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी सर। बेसिकली हम 4 सेक्शन पे आज डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला हमारा सेक्शन हाँ। होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके होगा। सेकेंड सेक्शन अच्छा। सेकेंड सेक्शन पे हम आपसे डिस्कस करेंगे मेडिकल से रिलेटेड एंड थर्ड वन ट्रेनिंग। इंटरव्यू को हम बाद में रखते हैं क्योंकि इंटरव्यू हमारा जैसे आपसे डिस्कशन होगा थोड़ा सा लॉन्ग डिबेट हो जाएगा, तो उसको लास्ट में करेंगे। तो हाँ, कोई बात फर्स्ट सवाल आपसे है जो काफी सारे लोग पूछते हैं कि वो कौन कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो नहीं होंगे तो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। नहीं। हाँ, अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो उसमें बेसिकली डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, एलसी, बर्थ डेट सर्टिफिकेट, 7th और 8th सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो उसको इम्पोर्टेंट ज्यादा देते हैं, और डिग्री सर्टिफिकेट। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट में अभी आप जॉब कर रहे हैं, तो उसका एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट जरूरी है। ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो सिविल हॉस्पिटल से आपको मिलता है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। तो मेडिकल सर्टिफिकेट पहले से बना के आपको रखना पड़ता है? हाँ, रखना पड़ता है। तो इसका और फॉर्मेट आपके कहाँ जो से मिलता फिजिकल है? स्टैंडर्ड है, ओके आपके जो ओके। फिजिकल स्टैंडर्ड है वो फिजिकल स्टैंडर्ड के मतलब जो हाइट है, चेस्ट है, वेट है, और वो जो अच्छा फिजिकल स्टैंडर्ड है जो एडवर्टाइजमेंट में दिए गए हैं उसके डिटेल फिजिकल चेकअप। तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में वो लोग डिटेल वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल चेकअप करेंगे आपका। ओके। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे कि अगर आपको इसकी बेसिक आइडिया हो तो, कि कई बार स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि उन्होंने कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है बट उनका कैटेगरी हाँ। सर्टिफिकेट अभी बन नहीं पाया है या कोई प्रॉब्लम है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको उनका कैंडिडेचर क्या कैंसिल करेंगे या फिर उनको जनरल कैटेगरी में कंसीडर करते हैं? उसको बाद में जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर देते हैं लोग, कैंसिल तो नहीं करेंगे। कैंसिल नहीं करेंगे। और क्या ये प्रोड्यूस करने के लिए कुछ टाइम भी देते हैं कि ठीक है अभी आपके लिए प्रेजेंट रिसेंटली आपके पास नहीं है तो अभी आप कुछ टाइम ले लो, इसके बाद आप प्रोड्यूस कर पाओ, तो ऐसा कुछ टाइम देते हैं वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए? इन शॉर्ट, नॉट ओनली फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर कम है जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोई टाइम देते हैं कितने टाइम के बाद आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? मतलब वो तो क्या होता है कि उसके जो कमिटी, उसकी एक कमिटी होती है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है। ठीक है। वो कमिटी पे ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको आपका सर्टिफिकेट अगर गलत है या तो फिर आपके पास नहीं है तो आपको वहां से ही रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। पर जो वो कमिटी डिसाइड करेगी वो ही होगा। ओके अगर कमिटी ने ऐसा कहा, अगर कमिटी को ऐसा लगा कि 1 मंथ में ठीक है 2-3 कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैच नहीं हो रहे तो 2-3 मंथ इसको दिए जाए तो वो दे भी देते हैं। मतलब ऐसा रिजिड वो बोर्ड है, वो ऐसा रिजिड नहीं होता, बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। ओके। कई सारे कैंडिडेट का ये भी डाउट है, डाउट क्या मतलब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही है कि कई जगह उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। किसी के फादर नेम में चेंजेस आ गए हैं थोड़ा सा, किसी के अपने नेम में चेंजेस आ गए हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आ गए हैं। जैसे उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया उसमें प्रॉब्लम हो गई, डोमिसाइल में प्रॉब्लम हो गया, या फिर ओबीसी या अदर कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स में हो गया, या लिविंग सर्टिफिकेट में हो गया। तो इसमें क्या रिजेक्शन होता है या यहाँ पे टाइम देते हैं, एफिडेविट डिमांड करते हैं? अगर जो अल्फाबेटिकल मिस्टेक्स होती है मतलब उसको हम ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं। अगर हाँ ह्यूमन बिल्कुल एरर बिल्कुल। एक या दो डॉक्यूमेंट में ह्यूमन एरर है, मतलब किसी का जो नेम है उसमें एक ए एक्स्ट्रा आ गया हो या तो फिर एक ए ना हो, ऐसा कुछ होता है तो वो लोग निग्लेक्ट करते हैं। ऐसे रिजिड नहीं होते वो, मतलब वो निग्लेक्ट कर देते हैं। और एफिडेविट आप मेरा आपको सजेशन है, अगर आपके नाम में कोई चेंज है अगर है तो आप एफिडेविट करवा लीजिए, यह बेटर ऑप्शन है। एफिडेविट वो हाँ, वहां पे मान्य रखेंगे। साथ में लेके जाएं, अगर कोई चेंजेस है तो आप एफिडेविट लेके ही साथ जाएं। में या साथ में लेके जाए, साथ में लेके जाए, क्योंकि जो कमिटी होती है उसका डिसीजन हर टाइम अलग अलग होता है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि एफिडेविट आप बनवा लीजिए, और अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप एफिडेविट वहां पे दिखा सकते प्रोड्यूस हैं, कर सकते हैं। ओके। तो प्रोड्यूस कर मोस्ट सकते हैं। प्रोबेबली यही सब डाउट होता है उनका, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को तो हमने डिस्कस कर लिया। और जैसे कि अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, आप लोगों के टाइम में ऑफलाइन था, जैसे कि हमारी बात हुई आपसे,
तो अभी ऑनलाइन चल रहा है, इसके बाद तो वो एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन तो होगा आई थिंक। सो वो इंटरव्यू के टाइम पे होता है या फिर इन बिटवीन बुलाते हैं कभी? वो मुझे लगता है इंटरव्यू के टाइम पे ही बुलाएंगे, क्योंकि ये जो स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो हमें फिजिकल लेके ही वहां पे जाना पड़ता है, पर अभी ये जो सब चेंजेस आए हैं और ये कोरोना महामारी के कारण, इसलिए मुझे लगता है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप इंटरव्यू के टाइम वहां पे प्रेजेंट रहेंगे तभी आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं, अभी इंटरव्यू की बात चली है तो बेसिक ये समझ लेते हैं कि इंटरव्यू का कॉल प्रोसेस उनका क्या होता है और कहाँ पे इंटरव्यू होता है, बोर्ड पैनल कितने होते हैं। बाकी जो इंटरव्यू की बाकी डिटेल है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा ब्रीफ बता दें कि इंटरव्यू के लिए कॉल कैसे करते हैं, वो इंटरव्यू प्रोसेस होता कहाँ पे है, बोर्ड में कितने लोग होते हैं और वो कौन कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली टेक्निकल होते हैं ओनली और नॉन टेक भी होते हैं। हाँ, मतलब जब आपको आपके घर पे लेटर आएगा, पहले आपको इंटरव्यू जब होगा उसके डेट वाइज 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट का ऐसे पार्टीशन कर देंगे, और उसके बाद 10 या 20 स्टूडेंट को वहां पे गांधीनगर बुलाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो आप 20 स्टूडेंट वहां पे गए हो, तो उस 20 में से भी 5 के पार्ट्स डिवाइड कर दिया जाएंगे, ठीक है। और आपको एक यूनिक कोड दिया जाएगा, वो कोड ही आपको सुबह से लेकर शाम तक कोड से ही आप जाने जाएंगे। उसके बाद आपको एक बार कोड एलोकेट कर देते हैं, 4 डिजिट का कोड होता है। उसके बाद आपको कहीं भी जगह पे अपना नाम या पता नहीं बताना है, आपको वो कोड ही बताना है सब जगह पे, ठीक है। और वहां पे पैनल 2 होते हैं, जनरली 2 होते हैं, 2 पैनल अलग अलग होते हैं। मतलब वहां पे क्या होता है कि आपको एक चिट्ठी उठानी होती है, चिट्ठी में से जिस पैनल की पैनल 1 या पैनल 2 ऐसा वहां पे मतलब वो आप बाई लक आपको मिल जाएगा। यस यस, ऐसे ही आपको मिल जाता है। और वो आपको 1 घंटे लास्ट तक, जहाँ जब आपका टर्न आएगा तभी आपको पता चलेगा 1 घंटे पहले कि आपको किस पैनल में जाना है, ठीक है। उससे पहले आपको भी नहीं पता चलेगा कि मेरा इंटरव्यू किस पैनल में है, वो आपको नहीं पता चलेगा। ओके। और वहां पे जो पैनल में 4 से 5 इंटरव्यूअर होंगे। एक जो है वो टेक्निकल ब्रांच से बिलोंग करते होंगे, मतलब जो टेक्निकल कॉलेजेस है, एलडी है, और जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस है उसके प्रिंसिपल या एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो सब रहेंगे। उसमें से एक होंगे टेक्निकल पर्सन, दूसरे होंगे आरटीओ डिपार्टमेंट से, ठीक है। आरटीओ डिपार्टमेंट से कोई भी आरटीओ होंगे या कोई भी ऑफिसर्स होंगे। तीसरे होंगे साइकोलॉजिकल, जो टेस्ट करते हैं। वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ बैठे बैठे आपको देखते रहेंगे, आपकी मूवमेंट्स है, बॉडी लैंग्वेज है, आपकी स्पीकिंग स्किल है, उसको वो ऑब्जर्व करेंगे। उसके अनुसार वो अपना ऑब्जर्वेशन के अनुसार आपके मार्क काउंट करेंगे। और जो चौथे होते हैं, फोर्थ, वो कोई भी एक्सपर्ट होते हैं, मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट है या फिर हिस्ट्री या फिर ऐसे कोई एक्सपर्ट होते हैं जो पीएचडी किए हुए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। और 5वें जो है वो जीपीएससी के, मतलब जो पैनल जीपीएससी की होती है उसमें से एक व्यक्ति होंगे, जो जीपीएससी बोर्ड को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से एक व्यक्ति होंगे। और ये 5 जो इंटरव्यूअर है वो सेपरेटली आपके मार्क्स अपनी नोट्स में सेपरेटली लिखेंगे, और टोटल जब सम होगा उसका रिजल्ट इंटरव्यू के रिजल्ट के तौर पे आएगा। हाँ, वो बाद में एवरेज कर लेते होंगे कि कितने कितने मार्क्स दिए हैं, उसके हिसाब से एवरेज आपका कर देंगे मार्क्स। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस का अगर थोड़ा आप आइडिया दें कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो टेक्निकल होते हैं ओनली, नॉन टेक होते हैं, नॉन टेक में कितने चांसेस होते हैं कि आपसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या रिसेंट न्यूज से पूछा जाएगा। और जो आपने कहा कि डिपार्टमेंटल एक कैंडिडेट होता है, जैसे आरटीओ डिपार्टमेंट का एक कैंडिडेट होगा, तो क्या आरटीओ डिपार्टमेंट का कैंडिडेट अपने डिपार्टमेंट के क्वेश्चन वहां पे पूछते हैं, इससे पहले पूछे थे? हाँ, मतलब वो क्या होता है, जो जनरल क्वेश्चन जो आते हैं, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चन आते हैं उसमें करंट अफेयर भी आ सकता है, रिसेंट जो घटना बनी हुई है, रिसेंट 1 या 2 दिन पहले ही, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और नॉन टेक्निकल में जनरली करंट अफेयर पूछते हैं, कोई फैक्चुअल जो थिंग्स होती है वो भी पूछते हैं। और टेक्निकल की हम बात करें तो टेक्निकल में मतलब जो बेसिक्स, जो फंडामेंटल्स है वो चेक करेंगे। कोई हार्ड क्वेश्चन या इक्वेशन या फिर बहुत हार्ड क्वेश्चन होंगे वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि उसने रिटर्न में जो आपकी स्किल है वो तो देख ही ली है, इसलिए ही आप इंटरव्यू में आए हैं।
तो अभी आपका नॉलेज जो है टेक्निकल लेवल का वो उसने चेक कर लिया है ऑलरेडी। वो अभी क्या चेक करेंगे, आपका फंडास कितना क्लियर है वो चेक करेंगे। फंडास इन द सेंस आप कितनी अच्छी तरह से उस बात को समझा सकते हैं, हाँ बिल्कुल। वो चेक करेंगे। और जो आरटीओ डिपार्टमेंट की आपने बात की, तो आरटीओ डिपार्टमेंट अगर जो इस जॉब में आईएमवी की जो क्लास 2 की जो इंटरव्यू है उसमें अगर एआईएमवी ऑलरेडी आईएमवी है और वो जाते हैं तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती है। इसलिए अगर जो कोई एआईएमवी है मतलब असिस्टेंट इंस्पेक्टर है और उसने क्लास 2 के लिए अप्लाई किया है और वो इंटरव्यू में बैठने वाले हैं, तो उससे मेरा सजेशन यही है कि वो अपने डिपार्टमेंट की सारी A to Z चीजें करके जाए। यहाँ पे दो क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये क्वेश्चन है कि आपके टाइम पे अभी मोटर व्हीकल है कि दूसरे जो रूल्स हैं जो कि रिलेटेड हैं एक्ट से या रूल से हमारे, वो सिलेबस में नहीं थे, मगर इस टाइम सिलेबस में उसको ऐड किया है। तो मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा कि प्रोबेबिलिटी इस पे बढ़ती है क्वेश्चन पूछे जाने की, क्योंकि इससे पहले वो सिलेबस में नहीं था। और दूसरा चीज की टेक्निकल का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या वो आपको ऑप्शन देते हैं ऐसा कि आप किस सब्जेक्ट से बताना चाहोगे, कौन से फील्ड से आप, कौन से फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, ऐसा कोई ऑप्शन देते हैं आपको, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन ही करते हैं? हालांकि इसका कोई हार्ड रूल नहीं होगा, बट आपके साथ जैसा हुआ था वो मैं जानना चाहूंगा। हाँ, मतलब जो जो ऑप्शन देने वाली जो चीज है कि आपको पहले से पूछे कि आपको कौन सी सब्जेक्ट में रुचि है, आपके टेक्निकल में कौन सी हाँ। सब्जेक्ट में रुचि है, ऐसा इस इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा पूछते हैं पर किस इंटरव्यू में, मैंने जीपीएससी के कई इंटरव्यू दिए हैं, तो उसमें जो प्रोफेसर के इंटरव्यू जो होते हैं लेक्चरर के, ठीक है, उसमें आपको पर्टिकुलरली पूछा जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, किस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है, उसमें पूछा जाएगा। और आप तीन सब्जेक्ट्स के नाम देने होंगे आपको, और उसी पे आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू आगे चलेगा। और जो ये जॉब है आरटीओ की क्लास 2 की, उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा। जनरली वो किन सब्जेक्ट से सवाल पूछेंगे मैं आपको बताता हूँ। जनरली वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही सारे के सारे सवाल ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही आएंगे इस इंटरव्यू में, आरटीओ के इंटरव्यू में। जैसा कि मैं आपसे पर्सपेक्टिव पूछ रहा हूँ कि आपके टाइम पे जब आपकी बैच थी तो उस टाइम पे जो मोटर व्हीकल से रिलेटेड एक्ट एंड रूल्स हैं वो सिलेबस में नहीं थे, बट इस बार सिलेबस में ऐड किए गए हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्योंकि जो डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनको तो सारी चीजें पता होती हैं, तो क्या चांसेस है कि इस बार वो क्वेश्चन पूछें जो एक्ट है या रूल्स है इससे? हाँ, मतलब पहले जब ये एग्जाम कंडक्ट होती थी तो उसके सिलेबस में एक्ट या रूल नहीं थे, और अभी जो वो ऐड हुए हैं, इसलिए इंटरव्यूअर है उसकी अपेक्षा बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि आपको एक्ट और रूल आने चाहिए, क्योंकि पहले के समय में ये सिलेबस में थे ही नहीं, इसलिए इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। मतलब फंडामेंटल्स जो होते हैं वो पहले पूछते थे, पर अभी आपको डिटेल पता होनी ही चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम देख आए हैं और एक्ट और रूल आप पढ़ के आए हैं। तो इंटरव्यू में थोड़ा सा आप हमें और बेसिक आइडिया दें कि अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, या आपने डिस्कस भी किए होंगे आपके जो बैचमेट्स होंगे कि उनको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो मार्किंग होती है, जैसे आप लोग आपस में बैच में डिस्कस तो किए होंगे कि मेरा इंटरव्यू ऐसा गया, मेरा इंटरव्यू ऐसा गया, और मार्क्स तो बाद में ओपनली आ जाता है कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे। तो आप अपना ऑब्जर्वेशन बताएं कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में जो मार्क्स को रिफ्लेक्ट करता है? आपने क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया, या फिर कितने क्वेश्चंस का जवाब दिया, या फिर टेक्निकल नॉलेज कैसा था आपका जवाब देने का, क्या रिफ्लेक्ट करता है ज्यादा मार्क्स को? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू जो है आपका, ठीक है, और इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है टोटली डिफरेंट है रिटन एग्जाम से। प्री मेन सबसे एकदम डिफरेंट है, कोई भी रिटन एग्जाम है उससे टोटली डिफरेंट है इंटरव्यू, क्योंकि आपने तो प्रूफ कर ही दिया है कि आपको थियोरेटिकल बातें सारी पता है, इसलिए आप वहां पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं क्योंकि आप सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। आपको थियोरी पता है, आपको जो नॉलेज है, आपको मतलब किताबी ज्ञान आपके पास है, ठीक है। अब आपको क्या करना है इंटरव्यू में जाके, अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, आपका जो नॉलेज है उसे रिप्रेजेंट करना है। अगर आपके पास नॉलेज है पर आप रिप्रेजेंट अच्छी तरह से नहीं कर सकते, सामने वाले को अच्छी तरह से कन्विंस नहीं कर सकते, तो आपको कम मार्क मिलेंगे। अगर आपके पास इतना सारा नॉलेज नहीं है पर जितना नॉलेज है उतनी नॉलेज से ही
आपके पास आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, या तो फिर सामने वाले को ऐसा लग जाए कि आप आपकी स्पीकिंग स्किल, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी पर्सनालिटी जो है वो एज अ ऑफिसर आपको सूट करती है, तो आपको बहुत ज्यादा मार्क मिलेंगे। ऐसा इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि अगर आपको अच्छा आता है, आपके पास ज्यादा नॉलेज है तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, जैसे आपने कहा कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो, तो जो ऑटोमोबाइल पे क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं या एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं? वो दोनों पूछते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं, और ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मतलब ऐसा प्री डिफाइंड कोई नहीं होता कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ही पूछना है। मतलब आप क्वेश्चन कैसे निकल के बाहर आएंगे, जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछा तो आपने जवाब दिया, ठीक है, तो उसी जवाब में से वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये फिर क्वेश्चन आपने मैं आपसे जवाब पूछने दिया। वाला था कि कई बार क्या होता है कि रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू आप जैसे सपोज कर लिया आपने जवाब नहीं दिए तो फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, मगर आप जवाब दे रहे हैं तो बहुत प्रोबेबिलिटी बनती है कि वहां से क्रॉस क्वेश्चन होंगे, और शायद ऐसी भी प्रोबेबिलिटी होती है कि पूरे क्रॉस क्वेश्चन पे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए। तो अगर आपको कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एप्लीकेशन बेस्ड हो या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो थोड़ा सा आप बताएं कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि क्लच की एप्लीकेशन बताइए, क्लच की। ओके। हाँ, तो क्लच की एप्लीकेशन तो हम लोग जानते ही है, जो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए होता है गियर बॉक्स को। तो मैंने ऐसे आंसर दिया था, ठीक है, टेक्निकल में दिया था आंसर। तो उसने क्रॉस क्वेश्चन किया था कि जो क्लच की एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक जो कार होती है, ठीक है, उसमें क्लच की कोई एप्लीकेशन होती नहीं है, तो वो बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है। जो ऑटोमेटिक कार है वो बेनिफिशियल है या नहीं है, तो उसमें दो तरह के आंसर होते हैं। वो एक तरह से बेनिफिशियल भी है और एक तरह से बेनिफिशियल नहीं भी है। बेनिफिशियल कैसे है, तो वो आपको कंफर्ट ज्यादा देती है। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं तो आपको कंफर्ट ज्यादा देती है, पर आपको अगर हाईवे पे चलाना है कार, ठीक है, तो जो ऑटोमेटिक कार जो है वो आपको माइलेज इतना सारा नहीं दे पाती। नहीं इसलिए देगी। वो दोनों दोनों तरह के। हाँ, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो उसके अगर संभवित 2 या 3 जवाब होते हैं, आपके पास आंसर होंगे, तो आपको तीनों 3 आंसर देने हैं हाँ, संभवित। मतलब जितने अगर अच्छे से फॉर आप गेस को, एक्सप्लेन कर पाते हो उसको उतने अच्छे से एक्सप्लेन करें। पहला अगर इंप्रेशन अच्छा हो गया, फिर क्रॉस क्वेश्चन हुआ, फिर आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपके मार्क्स अच्छे होंगे। हाँ, मतलब आपको आपको इंटरव्यूअर के सामने नेगेटिव कभी नहीं बोलना है, आपको पॉजिटिव ही रहना है। किसी भी चीज का अगर वो आपको नेगेटिव में ट्रांसलेट करे, या तो फिर आपके आपके पास से वो ऐसे एक्सपेक्टेशन करे, ऐसा कोई सवाल आ गया कि आप नेगेटिव बोलेंगे, तो आपको नेगेटिव किसी भी चीज में नहीं बोलना है कभी भी। अगर नेगेटिव आपने बोला किसी के भी बारे में, किसी डिपार्टमेंट के बारे में या खुद के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो आपके मार्क्स जो है वो कंटिन्यूअस डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, एक चीज और कि आप मेमोरी बेस पे हमें बताएं कि आपसे अराउंड अराउंड कितने क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे गए थे, कितने काउंट कितने कर सकते हैं हम, 2 4 5, और जो नॉन टेक्निकल या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो कितने पूछे गए? टेक्निकल क्वेश्चन 4 या 5 आए थे, और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन 7 या 8। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा थे और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। मतलब ओके। आप हाँ, आप अभी क्या कर रहे हैं, और मतलब क्यों जॉब के बाद क्या करना है, और ऐसा आपका इन शॉर्ट आपकी जो मनोस्थिति क्या है उस टाइम पे, वो बहुत डिपेंड साइकोलॉजी करता है। साइकोलॉजी चेक करना है उनको, साइकोलॉजी। ये भी चेक करना है कि आप ऑफिसर बन के जाओगे, सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे, चीजों को डील कैसे करेंगे, और आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कैसा है, ये सारी चीजें वो टेस्ट करते होंगे, और वो सिचुएशन बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते होंगे। ठीक है, अगर हम वैसे तो कुछ फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं होता होगा, डेफिनेटली डिपेंड करता होगा कैंडिडेट टू कैंडिडेट, बट हम ऑन एन एवरेज बात करें तो ये इंटरव्यू कितना टाइम चलता है? ऑन एन एवरेज हाफ एन आवर से 30 मिनट से 45 मिनट तक चलता है। और अगर इंटरव्यूअर को आपके आप में इंटरेस्ट आ गया तो 1 आवर भी चला सकते हैं। मतलब हम ये कहें कि जिसका ज्यादा टाइम चला वो बाय डिफॉल्ट ये मान ले कि ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उसको। नहीं, ये ऐसा नहीं इस है, ऐसा हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ज्यादा इंटरव्यू चला तो उसके 2 रीजन होते हैं, या तो आप सिलेक्ट होंगे या फिर आप रिजेक्ट होंगे, क्योंकि वो आपसे खेलते रहते हैं इंटरव्यूअर। अच्छा, कभी कभी वो मजा के मूड में भी आ जाता है कि चलो ये कुछ नहीं बता रहा है फिर भी। हाँ,
यस, अगर नहीं, आपको जो आपको उससे सिलेक्ट करना है, ठीक है, पर वो आपके सामने आंसर, आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं, पर आप आंसर उसका सही तरह से कर ही नहीं पा रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी ठीक है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है, तो इंटरव्यूअर को ऐसा लगेगा कि एज एन ऑफिसर ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, तो वो एक 1 आवर तक आपका इंटरव्यू चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छे आंसर दो तो वो अच्छे मार्क रखते मिले हैं। आपको, पर मिले, आप आप, सेलेक्ट हो। हाँ, और आप अच्छे अच्छे मतलब अच्छे आंसर दे ही नहीं पाते उसके, इसलिए वो इतना इंटरव्यू चलाते हैं। ये तो कैंडिडेट को भी पता चल जाता होगा कि मैं, मेरा जो आंसर है, क्योंकि एक्सप्रेशन तो उतना हो ही जाता है, इंटरव्यूअर का भी एक्सप्रेशन हो जाता है कि हमारे हाँ आंसर में वो कितना इंटरेस्टेड है और सही में दे रहा हूं कि नहीं, तो पता ही होता है। तो अगर बहुत देर चल रहा है, आपको खुद को पता है कि आपने अच्छे आंसर नहीं दिए, तो फिर तो प्रोबेबिलिटी कमी है। मैं तो उनकी बात कर रहा था कि जो अच्छे आंसर दे रहे हैं और इंटरव्यूअर खुश हाँ होकर क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हाँ, ऐसा यस इंटरव्यू ज्यादा जाता है। हाँ, यस, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर इंटरव्यू लंबा चले तो वो इंटरव्यूअर आपसे खुश भी हो रहे होंगे और आपके साथ जो टाइम स्पेंड करने में इंटरेक्शन होगा मजा वो। भी आ रहा होगा। हाँ। यस। एक क्वेश्चन और आपके तरफ से, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए, मतलब टेक्निकल कैसे पढ़ना चाहिए? आपने पहले बता दिया कि ऑटोमोबाइल में थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो थोड़ा टिप्स दें कि क्या क्या फोकस करके अपने माइंड में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो टेक्निकल नॉलेज आपका है, ठीक है, वो मतलब रटा रटाया नहीं होना चाहिए। उसका जो फंडामेंटल्स है वो आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऐसे नहीं करनी चाहिए कि बुक खोल के बैठ गए और रीडिंग करने लगे, एक चैप्टर कंप्लीट किया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया, ऐसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप बोलने से बोल बोल के करनी चाहिए। मतलब एक मिरर है, ठीक है, मिरर के सामने अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, तो आपका जो फियर है वो वो निकल काफी हद जाएगा। तक कम हो जाएगा और आपको, यस, आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। वहां पे नहीं तो आपको मोबाइल में बोलना रिकॉर्ड नहीं करके भी है। कर सकते हैं, मोबाइल में अपना आंसर रिकॉर्ड कर लें, बार देख भी लें कैसे बोल रहे हैं यस आप। यस, ये भी, यस यस यस, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। और हम्म। आप मतलब फैक्चुअल थिंग के पास मत जाइए, ना ना कि कोई डेटा कलेक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट कीजिए। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी बोलने की प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे उतना आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश में इंटरव्यू दोगे तो इफेक्टिव होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इंग्लिश में देना चाहो तो इंग्लिश में, गुजराती में देना चाहो तो गुजराती में। आप जिस लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू देना चाहिए। क्योंकि वहां पे एक तो आपको इंग्लिश, अगर गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स है उसे इंग्लिश नहीं, इतनी आती है, पावरफुल नहीं हाँ। आती। टेक्निकल ठीक है, चलो, हाँ ठीक है, चलो टेक्निकल टर्म्स वो कर लेंगे, पर जो बेसिक स्किल्स है, कम्युनिकेशन है जो वो उतना अच्छा नहीं होता। हम्म। कम्युनिकेशन है, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर यही है कि इंग्लिश की बजाय जो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स है वो पूरा का पूरा इंटरव्यू अपना गुजराती में ही दे। और उससे क्या होगा, उनके माइंड में अलग से एक स्ट्रेस नहीं आएगा सोचने के लिए। क्या होता है, इंग्लिश में बोलने का एक स्ट्रगल चल रहा है, उधर माइंड में जो मेमोरीज है उनका अलग यस। स्ट्रगल चल रहा है याद करने का। फिर दो स्ट्रगल है हाँ, दिमाग में, फिर पता चले कि इंटरव्यू खराब जा रहा है। एक लैंग्वेज आपने छोड़ दिया, और आप हिंदी। कंफ्यूज हो जाओगे वहां। हाँ, एक लैंग्वेज आपने मिस किया, हिंदी। कई हिंदी कई जरूर सारे लोग हाँ। होंगे, कई सारे लोग होंगे जो हिंदी में हाँ, ज्यादा हिंदी वो भी कंफर्टेबल दे होंगे। सकते हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं। हाँ, मैंने पहले ही कहा, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में आपको आंसर देना चाहिए। ओके। और अगर हम और यही बात, हाँ हाँ, एक कंटिन्यू और करें बात ये आप। भी है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, ठीक है, वो इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं, पर उससे सवाल इंग्लिश में ना पूछ के अगर सवाल गुजराती में पूछा तो उसका आंसर आपको गुजराती में ही देना है। हाँ, वो कंफर्टेबल होगा, इंटरव्यूअर कंफर्टेबल होगा उसमें, तो यस। ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट होगा कि आपका थोड़ा इंटरेक्शन है वो ज्यादा पोटेंशियल के साथ होगा, आप दोनों लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे उसमें। ठीक है, अब आपके तरफ से क्या रिकमेंड करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और अगर आप कोई बुक भी रिकमेंड करना चाहते हैं, आपने प्रिपरेशन किए हुए हैं तो, कि आप ये सब्जेक्ट अगर इस बुक से पढ़ते हैं, ये टॉपिक इस बुक से पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और आपका थोड़ा एक्सपीरियंस भी होगा, बैच में भी आप लोगों का डिस्कशन हुआ होगा, तो एक ओवरव्यू होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और कौन सी बुक प्रीफर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और टेक्निकल के लिए तो जो ऑटोमोबाइल और आईसी इंजन की जो बुक्स है, ठीक है, उसमें कोई भी बुक्स ले लीजिए, टेक मैक्स की भी अच्छी आती है, उसकी उसकी बुक्स ले लीजिए।
आईसी इंजन और ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। और ऑटोमोबाइल। बुक्स के मेरा मेरा मानना ऐसा है कि इंटरव्यू के लिए बुक्स में से प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिए और ऑनलाइन जो वीडियोज है, जो एप्लीकेशन बेस्ड वीडियोज है, उस पर फोकस कीजिए। इससे क्या होगा, पढ़ तो आप रही है, ठीक है, पर जब आप सुनेंगे वही टर्म्स आप सुनेंगे, जब वो ऑडिबल हो जाएगा तो आप वो वीडियो सुन के उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी स्किल भी ज्यादा सुधरेगी और सामने वाले को आप इफेक्टिव स्पीच भी दे पाएंगे। इसलिए हाँ बिल्कुल। वीडियोस और जो है ऑनलाइन वीडियो, आपने सही कहा कि ऑनलाइन और वीडियोस अवेलेबल है। कोरिलेट भी कर पाएंगे, आपने जो पढ़ा है उधर वीडियोस में आपने देख लिए एप्लीकेशंस, तो कोरिलेट भी आप कर पाएंगे कि ये मैंने पढ़ा था, रिलेट भी इसको इस कर तरीके से। पाएंगे और बोल भी पाएंगे। हाँ, तो ज्यादा इफेक्ट। इन शॉर्ट हमें कहें तो इंटरव्यू में आपकी डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, और डिलीवरी तभी होगी जब आपके पास थोड़ा नॉलेज होगा। अगर नॉलेज जीरो होगा तो फिर डिलीवर आप क्या करेंगे। यस, तो दोनों चीजों पे ध्यान रखना है आपको, नहीं थोड़ा होगा। नॉलेज भी यस, गेन करना है, उसको डिलीवर भी करना है। ऐसा नहीं कि नॉलेज इकट्ठा कर लिए, बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर बोलने में एक्सपर्ट है नेताजी की तरह, बट हाँ नॉलेज है नहीं क्या बोलना है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, हाँ, गलत सही गलत बात है। आंसर को भी खींच रहे हैं च्युइंगम की तरह। तो राइट दोनों राइट। चीजों पे और काम करना चाहिए। इंटरव्यू में कभी भी क्वेश्चन, अगर इंटरव्यू में कभी भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है, तो अगर या तो थोड़ा सा आता है, अगर आपके पास हाफ ही नॉलेज है, ठीक है, तो उसको आप, अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपको ट्राई नहीं करनी है आंसर देने के लिए, आपको सीधे सीधा मना कर देना है और बहुत ही पोलाइटली मना करना है कि सर सॉरी सर, आई डोंट नो, ऐसा ही कह देना है। हाँ, और उसको ऑटोमेटिकली लपेटना नहीं दूसरे, है। यस यस, आपको गोल गोल घुमाना नहीं है कि हाँ। ऐसा है ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं कहना है। अगर आपको आता है तो आंसर दीजिए, नहीं आता है तो साफ साफ मना कर दीजिए पोलाइटली, सॉरी सर आई डोंट नो। और इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो आपने उसको गोल गोल घुमाना चालू किया, फिर उधर से क्रॉस क्वेश्चन आएगा, और फिर आप खुद भी गोल गोल उसमें घूमते जाएंगे, और पूरा यस, इंटरव्यू आपका खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, यस सही और बात फिर कभी कभी तो इंटरव्यूअर मजे के मूड में आ जाते हैं कि चलो आप इतना बढ़िया बढ़िया बता रहे थे, चलो अब ये कैसे हो गया बताओ, है। तुमने ऐसा बोला तो ये कैसे हो गया। तो अच्छा रहेगा कि आप कह दें कि सर आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, ठीक है हम दूसरे क्वेश्चन कर लेंगे। और एक बात समझ लीजिए कि जो आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा हुआ है वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, इसलिए आप उसको बनाने की कोशिश मत कीजिए। मत करो। हाँ, मतलब ऐसा फील करके ना जाए कि मैं इसको गोल घुमा दूंगा और पता नहीं चलेगा। यस यस यस। इंटरव्यू का पोर्शन यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत सारे डिस्कशन और हो सकता है, बट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है दैट इज रिलेटेड टू द मेडिकल। मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के। पहला तो ये कि आप ये थोड़ा सा ब्रीफ कर पाए कि मेडिकल कैसे होता है, कहाँ पे होता है, और क्या क्या चीजें चेक करते हैं। हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन में, जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो गांधीनगर की सिविल हॉस्पिटल है वहां पे होगा, ठीक है। और मेडिकल एग्जामिनेशन में जो जैसा नोटिफिकेशन में लिखा है, जो हाइट है वो तकरीबन जनरल कैटेगरी के लिए 162 सेंटीमीटर है, चेस्ट है वो 79 इंच है, ठीक है। तो वो किस तरह से मेजर करते हैं, 79 इंच आपकी ऐसे ही मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले तो 79 या तो उसके ऊपर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और उसके बाद आपको मिनिमम 5 इंच जितनी अपनी चेस्ट है वो फुलानी है, मतलब इंफ्लामेट करनी है, फुलानी है आपकी चेस्ट, मिनिमम 5 इंच जितनी आपको फुलानी है। अगर वो आप नहीं फुला पाए तो आपको रिजेक्ट कर देंगे वहां से। अच्छा, ये एकदम स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट है कि अगर आप फिजिकल के मामले में देखिए, डॉक्यूमेंट के मामले में बोर्ड इतना रिजिड नहीं है, पर फिजिकल के मामले में, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के मामले में बोर्ड है वो बहुत ही रिजिड है, क्योंकि एक पैरामीटर कंप्लीट आप होने चाहिए, एक पैरामीटर पे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मतलब तकरीबन आपकी चेस्ट है वो 79 हो जाती है, ठीक है, पर आप 5 इंच फुला नहीं पाते। अगर 4 इंच ही आपकी चेस्ट फुली तो आप वहां से रिजेक्ट हो जाएंगे, आगे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद वेट है वो 50 kg अप होना चाहिए। और मेन थिंग है कलर ब्लाइंडनेस। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आपका रिजेक्शन वहां से ही हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस वो कैसे चेक करते हैं, एक बुक रहती है, वहां पे जो डॉट्स होते हैं उससे वो चेक करते हैं। पर अगर आपको चेक करने हैं या तो फिर किसी भी कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस चेक करनी है तो प्ले स्टोर पे जाके कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट ऐप ऐसा लिखेंगे तो मोबाइल पे ही, वो अपने मोबाइल पे ही कलर ब्लाइंडनेस चेक कर सकते हैं घर पे ही, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी आपको कोई होनी नहीं चाहिए। इन द सेंस व्हाट फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब क्या,
वो आपको नॉक नी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब नॉक नी मतलब जो आपकी नी है वो नॉक यानी कि बेंट नहीं होनी चाहिए, वो सीधी ही नॉक नी होनी चाहिए। उसके बाद पिजन चेस्ट, पिजन चेस्ट मतलब जो आपकी चेस्ट है, छाती है, वो ट्रायंगल शेप में बाहर आ जाती है, ठीक है। किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है ट्रायंगल शेप में थोड़ी सी बाहर होती है पिजन चेस्ट, वो भी रिजेक्शन का कारण बन सकता है, ठीक है। उसके बाद फ्लैट फीट, जो आपके पैर है, पैर वो फ्लैट नहीं होने चाहिए। तो पैर है, पैर के जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो फिट होता है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए एकदम से, वो बीच में जो स्पेस होता है वो होना चाहिए। यस, बीच में जो कर्व होता है वो गैप होता है, हाँ, कर्व होना चाहिए। यस, हाँ, गैप होता है, होना चाहिए, वरना आपको रिजेक्ट कर देंगे। और उसके बाद वेरिकस वेन होती है, वेरिकस वेन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो क्या है वेरिकस वेन, उसमें क्या है, जो आपकी एक वेन होती है पैर में, ज्यादातर पैर में होती है, वो फुली हुई होती है, फुली हुई नहीं होनी चाहिए। अगर फुली हुई है तो आप रिजेक्ट वहां से ही कर दिए जाएंगे। फिर पैर के अंगूठे, आपके पैर के अंगूठे जो है दोनों, वो सीधे होने चाहिए। अगर बेंट है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। और आपके बॉडी में कहीं भी जगह पे फ्रैक्चर्ड नहीं होना चाहिए, मेजर फ्रैक्चर जिसे कहते हैं। नॉर्मल हेयरलाइन क्रैक होती है वो चलती है, पर मेजर फ्रैक्चर होता है तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। और मेन जो प्रॉब्लम है वो ज्यादातर लोगों को होती है, वो है डिकेड टीथ, मतलब सड़ा हुआ दांत। अगर आपके दांत में जरा सा भी सड़न है, ठीक है, तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। डेंटिस्ट वहां पे होते ही है, वो पूरे के पूरे दांत देखते हैं, ठीक है। अगर सड़ा हुआ दांत है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। और स्किन डिसीज नहीं होने चाहिए, कोई भी टाइप के आपके स्किन डिसीज। बस इतने पैरामीटर होते हैं। पर जो पैरामीटर जो और आईज के थ्रू आपको विजन कंप्लीट होना चाहिए। ये विजन विद ग्लास रहेगा? स्पेक्टेकल, हाँ, स्पेक्टेकल से वो चलेगा, पर विजन कंप्लीट होना चाहिए। स्पेक्टेकल के साथ आप अच्छी तरह से देख सकते, 6x6 होनी चाहिए, देखने चाहिए, के साथ होनी चाहिए। यहाँ पे 2-3 क्रॉस क्वेश्चन है। एक तो है कि अगर मान लीजिए किसी ने मेजर सर्जरी कराया है बट अभी वो फिजिकली फिट है, मतलब कभी सर्जरी हुई थी उसकी या कुछ फ्रैक्चर ही हुआ था बट वो हो गया है कंप्लीट, बट अभी वो फिजिकली फिट है, उस केस में क्या होगा? दूसरी चीज की कई बार लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि टैटू आपके टाइम पे अगर किसी का ऐसा हुआ हो तो, कि टैटू जनरली लोग बनाए होते हैं, तो क्या टैटू से भी कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, टैटू से तो कोई ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादातर अगर टैटू छोटा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर टैटू बड़ा होगा तो वो मेडिकल बोर्ड आगे आपको रिफर करेंगे। ओके, अभी नहीं सिलेक्ट करेंगे, तभी रिफर कर देंगे कि हम रिफर करते हैं ऐसा। ओके। और ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इससे पहले वाला, कि अगर कोई सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद वो आदमी फिजिकली फिट है तो उस केस में क्या करते हैं? मतलब देखिए, सर्जरी मतलब थोड़ी छोटी सी सर्जरी होगी तो वो डॉक्टर चलाएंगे, पर डॉक्टर को ऐसे फिजिकली आप फिट नहीं दिखे, या तो फिर आप कैसा करते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ क्रैक हुआ है चेस्ट पे, तो हम टी शर्ट और ये पहन के जाते हैं तो दिखा नहीं है, पर वो वहाँ पे सब कुछ जो आपके क्लोथ से वो आपको उतारने पड़ेंगे और डॉक्टर आपको चेक करेंगे खुद ही, ठीक है। उसको ऐसा लगा कि इसको मेजर डिफेक्ट है बॉडी में, तो वहां से रिजेक्ट कर देंगे। अगर नॉर्मल फ्रैक्चर है, मतलब एयरलाइन, मैंने पहले कहा एयरलाइन फ्रैक्चर है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। पर हेवी फ्रैक्चर है और आपने सर्जरी कराई हुई है और वो आप क्लियरली देख सकते हैं, पैर पे, हाथ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इधर मेजर सर्जरी हुई है, तो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और है, कई सारे लोगों ने इससे पहले मुझे भेजा था, पूछा भी था कि किसी किसी की आईज बेंड होती है ना, आईज बेंड का अगर प्रॉब्लम है और ये सर्जरी से ठीक हो जाता है, तो अगर आईज की सर्जरी हुई है किसी भी रीजन से, कई सारे लोग जो आप कह रहे हो कि विजन की भी सर्जरी होती है, कम होता है तो उसको बढ़ा लेते हैं सर्जरी करके, तो अगर इस टाइप की किसी की सर्जरी है तो उसको क्या वो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं? हाँ, अगर सर्जरी करके जो उसकी जो आई है वो सीधी हो गई हो तो उसको सिलेक्ट करते हैं वो रिजेक्ट तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जी। ओके, हम तो अब लगता है कि जो भी मेडिकल से रिलेटेड चीजें थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि अभी मान लीजिए फाइनल रिजल्ट आ गया, तो फाइनल रिजल्ट के बाद क्या होता है? लेटर घर पे आता है या फिर मेल आता है या फिर मैसेजेस आते हैं? कैसे वो इन्फॉर्म करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा? एक तो चलो लिस्ट आ जाएगी,
लिस्ट के लिस्ट आ बाद जो जाएगी। फर्दर, हाँ, उसके बाद में आपके आपके घर पे लेटर आएगा कि ज्वाइनिंग का, हाँ आपको यस ज्वाइनिंग का लेटर है, वो आपको घर पे ही आ जाएगा और वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट सारे लेके वो डिस्ट्रिक्ट में 7 डेज के अंदर अंदर आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। चले जाना है। हाँ यस। ओके। अब जैसे कि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होता है, तो जब सिलेक्शन हो गया, फाइनलाइज हो गया उनका, तो जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है और ज्वाइनिंग के प्रोसेस के बाद जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, उसमें कितना गैप होता है? कब आप ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग के लिए, कब आप रिपोर्ट होते हैं? हाँ मतलब वो आप ज्वाइन हो गए, ठीक है, तो उसके तकरीबन 2 या 3 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद जब भी आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, तो वहाँ पे 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है। पहली ट्रेनिंग जो है वो पुलिस ट्रेनिंग होती है, पुलिस एकेडमी में आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, वो 30 डेज की आती है, 30 दिनों की, ठीक है। ओके, तो 30 ओके, दिनों में आपको शूटिंग है, गन शूटिंग, पिस्तौल, रिवॉल्वर और अलग अलग तरह की जो गन्स होती है उसके उससे आपको शूटिंग सिखाते हैं सिखाते हैं। और फिजिकल फिजिकल डिसिप्लिन सिखाते हैं। सारे तरह के डिसिप्लिन की, कैसे चलना है और कैसे बॉडी रखना है, कैसे हेयर कट रखने हैं, वो सारे के सारे टाइप के डिसिप्लिन आपको सिखाते हैं और रनिंग करवाते हैं और हाई जंप, लॉन्ग जंप, वो सब वहाँ पे होता है। और कैसे यूनिफॉर्म पहनना है आपको, वो सब वहाँ पे सिखाते सिखाते हैं हैं। ट्रेनिंग में। और उसके वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद एक और ट्रेनिंग आती है जो स्पीपा में होती है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ओके, अहमदाबाद में। वहाँ पे स्पीपा में आपको 45 डे की इन हाउस ट्रेनिंग होती है। उसमें लेक्चर्स आते हैं, अलग अलग तरह के लेक्चरर आते हैं, जो क्लास 1 है, जो रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर है, वो वहाँ पे लेक्चर लेने आते हैं और आपको सारी की सारी जो गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज है और गवर्नमेंट्स ऑफिस कैसे चलती है वो वहाँ पे आपको डिटेल में सिखाते हैं। और उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होती है आपकी 45 डे की, तो उसके बाद एक एग्जामिनेशन होता है ट्रेनिंग का, वो आपको पास करना होता है। ओके। तो एग्जामिनेशन की कोई क्राइटेरिया है कि आपको इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं, ऐसा कुछ? नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं, उसमें 50 ऊपर मार्क होने चाहिए तो आप पास हो जाओगे 100 में से। और 6 पेपर आते हैं। तो टोटल मानना, आप दो ट्रेनिंग बताया आपने, एक का ड्यूरेशन 30 डेज, एक दूसरे का ड्यूरेशन 45 डेज, और ये दोनों एक यस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और एक आपकी पुलिस ट्रेनिंग है, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग है। इसके अलावा आपके यस। आरटीओ डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग नहीं होती, स्पेसिफिक आरटीओ डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग? मतलब ऐसा स्पेशल नहीं होता, जो ये ट्रेनिंग है उसमें ही आपको एक्ट और रूल है वो सिखाए जाएंगे। अच्छा, इस ट्रेनिंग के बाद सीधा आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाता है जो सेंटर? ट्रेनिंग दे दिया जाएगा और बाकी की ट्रेनिंग है वो ऑफिस लेवल की ट्रेनिंग होगी ऑफिस में। अच्छा, अच्छा, जहां पे आप ज्वाइन करेंगे वहां पे होगी ट्रेनिंग यस, बाकी? वहां पे। ओके। तो एक क्वेश्चन और है आपसे, कि जैसे आपने कहा कि आप लोगों को गन्स भी सिखाते हैं, तो हाँ गन का यूज कभी करने के लिए मिलता है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को? गन्स दिए जाते हैं उनको किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, कहीं पे अगर उनकी ड्यूटी इन्फोर्समेंट में है तो, या स्क्वाड में है तो? हाँ। अच्छा हाँ, मतलब अब अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको रिवॉल्वर या गन मिलती है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो इनबिल्ट आपको नहीं दी जाती, कि आपको दी नहीं जाती डिपार्टमेंट की तरफ से, बट आप ओके। अप्लाई करते हैं गन और रिवॉल्वर के लिए तो आपको दी जाती। मतलब अप्लाई करने का कॉज क्या बताएंगे कि किस कारण से आप अप्लाई कर रहे हैं, क्यों आपको गन चाहिए? वो डिपार्टमेंटल वर्क के लिए या फिर पर्सनल सेफ्टी के लिए? नहीं नहीं नहीं, डिपार्टमेंटल वर्क के लिए, एनफोर्समेंट के लिए। अगर एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम हो मतलब रही है आपको तो? जरूरत है, हाँ जरूरत है, अगर आप लिख के दे देते हैं तो आपको गन मिल सकती है। हाँ, जैसे कई बार इंस्पेक्शन के लिए आप गए हैं और गाड़ी नहीं रोक रहा है आपके कहने पे, कई बार होता है हाँ कि हाँ, ऐसी ऐसी जगह है, आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है, लोग मानते ही नहीं, तो यस उस यस केस में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमको गन चाहिए इन्फोर्समेंट की। बाकी आपको यस बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती है। यस, जैसे पुलिस में होता है हम्म। वैसे नहीं होता। बाय बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे इंस्पेक्टर को गन दी जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आपको मिल सकती और जैसे कई सारे आप लोगों की ड्यूटीज होती हैं इंस्पेक्शन से रिलेटेड, तो कई बार आपको जैसे रिक्वायरमेंट फील होती होगी कि हमें पुलिस का रेनफोर्समेंट चाहिए, तो आप लोगों को ऐसी कोई फैसिलिटी होती है? जैसे इनकम टैक्स वाले हैं, उनको पुलिस का रेनफोर्समेंट दिया जाता है कि चलो ठीक है, आप कहीं जा रहे हो रेड करने, तो आप साथ में पुलिस वालों को ले जाओ। तो आप लोग कहीं अगर इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो क्या आप लोग ऐसे
डिमांड करते हैं या फिर केवल आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों को लेके ही जाते हैं, या रिकमेंडेशन ऐसा कर सकते हैं? हाँ हाँ, ऐसा या यस यस, हम रिकमेंडेशन कर सकते हैं। जो टीआरबी जो जवान होते हैं, ट्रैफिक रिजर्व ब्रिगेड जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको हम ज्यादातर उसको ले जाते हैं चेकिंग में, रोड चेकिंग और एनफोर्समेंट में। और अगर कोई ज्यादा सेंसिटिव एरिया है और हमें चेकिंग ड्राइव करनी है, बहुत बड़ी चेकिंग ड्राइव करनी है अगर, तो हम पुलिस की भी मदद ले सकते हैं। उसमें पीएसआई, एएसआई और ट्रैफिक रिलेटेड जो ट्रैफिक ब्रिगेड है वो सारे हमें हेल्प कर सकते हैं। चलिए सर, हम अब लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये आपसे लास्ट क्वेश्चन है, और अक्सर जिनका भी इंटरव्यू होता है सबसे मैं पूछता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना एक्सपर्टीज होता है और अपनी सोच होती है। तो आप अपने एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, रिटन एग्जाम से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो अगर आप कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं कैंडिडेट्स को, तो मोस्ट वेलकम। हाँ, अभी क्या है कि अभी देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम का क्रेज इतना बढ़ गया है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स है, वो प्राइवेट जॉब कहीं भी कर रहे हैं, 1-1.5 साल से या 2-3 साल से कर रहे हैं, तो उसके मन में ऐसा डाउट होता है कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए या नहीं छोड़नी चाहिए। तो उन सब स्टूडेंट से मेरा एक ही सजेशन है कि अगर आपके पास पोटेंशियल है और अगर आपने ठान ली है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करूंगा, तो डेफिनेटली आप जॉब छोड़ सकते हैं। पर जॉब छोड़ने के बाद आपको ऐसा फील एक बार भी नहीं होना चाहिए कि मैंने गलती की है, क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ के आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसके जिम्मेदार 100% आप ही है। आप किसी पे भी ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरा क्लासेस अच्छा नहीं था, मेरा गाइडेंस अच्छा नहीं था, मैंने रीडिंग अच्छी तरीके से नहीं किया इसलिए मुझे मार्क्स कम आए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। और अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो 100% सक्सेसफुल भी आप ही, उसका श्रेय भी आप ही को जाएगा। इसलिए बेटर है कि पहले सोच लीजिए, कंफ्यूज होने की जगह पे 2-3 दिन तक सोच लीजिए कंप्लीट। अगर आप सोच के ऐसा डिसीजन लेते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, मुझे प्राइवेट जॉब में अब इंटरेस्ट नहीं है, तो 100% आप अपने आप में बिलीव करके आपका प्राइवेट जॉब छोड़ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप छोड़ सकते हैं। और एक चीज और कि कई बार क्या होता है कि हम जॉब तो छोड़ देते हैं, बट हमारे पास पेशेंस नहीं है। हमने सोचा था प्लान बना के कि चलो ये एग्जाम आ रहा, 3 मंथ 4 मंथ बचे, हमने जॉब छोड़ दिया, सिलेक्शन ले लेंगे, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि ये तो श्योर शॉट है नहीं कि आप 3 महीने 4 महीने या 5 महीने पढ़ाई करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल तो है। फिर अब फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि अरे यार जॉब छोड़ के गलती कर दी। तो पेशेंस रखना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। यस पूरी प्लानिंग कर ले आप कि भाई 1 साल लगे, हाँ, 2 साल लगे, मगर यस यस यस, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको 3 या 4 मंथ में आपको मिल जाएंगे। ऐसा हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा। वो पेशेंस 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, उसके लिए आपको कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, तभी गवर्नमेंट जॉब मिलता है। गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ब्रिलियंट है तो आपको मिल जाएगा, नहीं। गवर्नमेंट जॉब में पेशेंस चाहिए, आपको आना चाहिए सब कुछ, सारे सब्जेक्ट आपको आने चाहिए। आप पूरी तरह से जब कंप्लीट होंगे गवर्नमेंट जॉब, तभी आपको मिलेगी। तो अभी आपने पेशेंस की बात की, और थोड़ा सा आपके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं किया, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। आपने कुर्बानी की बात की, कुर्बानी देना पड़ेगा, तो आपकी कुर्बानी कैसे रही? आपने कब स्टार्ट किया, थोड़ा सा आपके बारे में भी जानते हैं। आपने कब स्टार्ट किया प्रिपरेशन, कितना पेशेंस रखना पड़ा, और पेशेंस में कब कब डिमोटिवेशन हुआ कि यार गलती कर दिया सोच के गवर्नमेंट जॉब की, अब दूसरा कुछ करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो जब मैंने इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट किया, ठीक है। इंजीनियरिंग के बाद मैंने कई जगहों पे अप्लाई किया प्राइवेट जॉब के लिए, ठीक है। तो कई जगहों पे सिलेक्शन भी हुआ और कई जगहों पे रिजेक्शन भी हुआ। पर जो सिलेक्शन जो हुआ वहाँ पे जो सैलरीज जो है, उसकी सैलरीज जो है वो कम थी, इसलिए मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया था, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते मैंने 1 साल जो है वो निकाल ऐसे दिए? ही निकाल दिए, कुछ किए बिना मैंने ऐसे ही निकाल दिया 1 साल, 1-1.5 साल। बाद में मुझे रियलाइज हुआ। और पहले तो ऐसा इतने सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, जो इतने सारे गाइडेंस है, इतने तो थे नहीं।
तो हमको भी पता भी नहीं चलता था कि कौन सी जो रिक्रूटमेंट है कब आके कब चली गई, ठीक है। तब मुझे मेरे ब्रदर के पास से नॉलेज मिला कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। तो उसके बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के 1.5 साल बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की गवर्नमेंट जॉब्स की। और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो शुरू-शुरू में ऐसा लगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तब वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके थे 1 साल की, जो मेरे बैचमेट थे वही, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। उससे 1 साल आगे निकल गए। मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। पर ऐसा कुछ नहीं है कि लेट स्टार्ट करो, पहले स्टार्ट करो। क्वालिटी वर्क, क्वालिटी रीडिंग ही आपको बेस्ट लेवल तक ले जा सकता है। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए और मैंने जो अपना फ़ोन है वो स्विच ऑफ कर दिया, मतलब कोई कॉन्टैक्ट नहीं। और 100% जिसको डेडिकेशन बोलते हैं, ठीक है? 100% डेडिकेशन के साथ मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दिया और डिप्लोमास की जो सारी बुक्स होती है, वो भी क्लियर कर दी। डिग्री की सारी जो बुक्स होती है, मैं रेफरेंस बुक की बात, ये आरएस कुर्मी और एमसीक्यू की बुक की बात नहीं कर रहा, आरके जैन की बात नहीं कर रहा। मैं सारे के सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आईसी इंजन, ऑटोमोबाइल, सारे के सारे, मशीन डिज़ाइन, सारे तो के सारे सारे सब्जेक्ट सब्जेक्ट की आपने बात कर रहा रेफरेंस हूँ। बुक से पढ़े? तकरीबन मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ी और टेक्स्ट बुक सिर्फ पढ़ी ही नहीं, क्वालिटी रीडिंग किया था टेक्स्ट बुक में से। डिप्लोमा की तकरीबन 30 बुक्स और डिग्री की 20 या 30 बुक्स और 8 मंथ और 1 साल, 1 साल में मैंने तकरीबन 60 बुक्स का रीडिंग कर लिया था। तो वो मुझे बेनिफिशियल बहुत ही रहा था। मेरा फंडा टोटली क्लियर हो गया था और टेक्निकल जो है वो मेरा बहुत ही पावरफुल हो गया था। उसके बाद मैंने आरके जैन भी कर दी एमसीक्यू और आरएस कुर्मी भी कर दी। उसके बाद टेक्निकल मेरा बहुत ही पावरफुल हो गया था और उसके बाद जो एग्ज़ाम आती गई, जैसे एग्ज़ाम 1 बाय 1 आती गई, तो मैंने एक साथ जो टेक्निकल के जो 8 एग्ज़ाम थे, वो एक साथ क्लियर कर दिए, अच्छा, पहले ही आपने अटेम्प्ट में। आपने 8 एग्जाम क्लियर किए हैं, मतलब अराउंड सारे एग्जाम क्लियर कर लिए आपने जीपीएससी के? यस, यस। यस, जीपीएससी के जो क्लास 3 का आरटीओ का, एआईएमबी का था वो भी कर दिया, क्लास 2 का कर दिया और जो प्रोफेसर का जो लेक्चरर का था, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लेक्चरर का, वो भी कर दिया था और फॉरमैन इंस्ट्रक्टर का था, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का था, पॉलिटेक्निक ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी का था और यहाँ पे बीएमसी है, भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका भी एग्जाम क्रैक कर दिया था और जीडब्ल्यूएसएसबी का जो वाटर सप्लाई के रिलेटेड था वो भी एग्जाम क्रैक कर दिया था। मतलब मतलब इन तकरीबन शॉर्ट आप एक लेवल समझ अचीव सकते होने हैं। के बाद आप सारे एग्जाम एक साथ क्रैक कर सकते हो। वो लेवल मिलना चाहिए, एक लेवल आपने पढ़ के यस, क्वालिटी एक, कर लिया है यस, तो उसके बाद सारे एग्जाम होंगे। जब तक नहीं होंगे तब तक शायद कोई ना हो, मगर होंगे तो सारे होंगे फिर। तब तक कोई ना, सारे तो होंगे, पूरा होंगे तो सारे होंगे। ठीक है, मैंने कहा ना, आपने लोग पूछते हैं कि मैं क्या पढ़ूं, आरएस कुर्मी करूं, आरके जैन करूं, क्या करूं? अरे पहले आरएस कुर्मी और आरके जैन करने से पहले तो देखो, पहले तुमको पहले कितना फंडा क्लियर करना पड़ेगा, वो तो करो पहले, फिर आरएस कुर्मी, आरके जैन करो। कोई बोलते हैं मैंने आरएस कुर्मी कर दी तो भी एग्जाम पास नहीं हुआ। क्यों कर दी भाई? तूने तो सिर्फ आरएस कुर्मी ही की थी, इसलिए तू पास नहीं हो पाया। बिल्कुल, मतलब सब कुछ करना है आपको, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो डिसाइड कर लें अपने हिसाब से। ऐसा तो नहीं है कि 1-2 महीने में हो जाएगा बिना प्रिपरेशन, क्योंकि लोग लगे पड़े हैं, कंपटीशन उन्हीं से है, रिलेटिव एग्जाम है। आप एब्सोल्यूट नहीं हो कि ऐसा कोई कंपटीशन फिक्स तो नहीं। बहुत ज्यादा है, हाँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है भाई कि इतने मार्क्स, मतलब कंपटीशन 100 बहुत ज्यादा है। और जो अभी प्राइवेट कॉलेजेस में जो पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में जो प्रोफेसर लेक्चरर पढ़ा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इसलिए अच्छा, कंपटीशन बहुत हाई। एक चीज और है, थोड़ा सा इनसे मोटिवेशन मिलता है। कई सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होना एक ह्यूमन नेचर भी है, कई बार होता है। हम दिल से मेहनत करते हैं यस, बट नहीं होता, और ये फैक्ट भी है कि अब जितनी पोस्ट है सिलेक्शन तो उतना ही का होगा, भले किसी ने कितना भी दिल लगा के पढ़ाई किया हो। एक चीज और है कि हाँ, लाइफ कैसे टर्न आउट होती है अगर हमारा सिलेक्शन होता है। क्लास 2 में हो गया, क्लास 2 अपर लेवल ग्रेजुएट पोस्ट है, यहाँ पे लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? यस सर, लाइफ में बहुत सारे चेंज आते हैं क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तब आप कुछ नहीं है, नथिंग, ठीक है। तो जो आपके फैमिलीज, जो दूर दूर के रिश्तेदार है, आपके फ्रेंड्स है,
और जो सब नजदीक के लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी है, वो आपको बोलेंगे कि भाई क्या कर रहा है तू, क्या पागल हो गया है क्या? ऐसा सबको कहते हैं, ठीक है। क्या लाइब्रेरी में पूरे दिन पढ़ाई करता रहता है, तूने इतनी ग्रेजुएशन की, ठीक है, इतना सारा पढ़ा तू, तो तेरे लिए तो अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, पर तुझे क्यों नहीं मिल रही? ऐसा सब लोग सभी एस्पिरेंट को अभी कहते ही होंगे, अपने फैमिली वाले भी कहते होंगे कि तू क्या कर रहा है, तू क्या पढ़ाई करके क्या हो गया, ऐसा सब कुछ सब कह रहे हैं, ठीक है, कहते ही होंगे सभी एस्पिरेंट को। पर जैसे ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, भले ही वो क्लास 3 की हो, ठीक है, आप एक बार गवर्नमेंट ने आपके ऊपर थप्पा लगा दिया, उसके बाद जो सारे आपको जो डिप्रेस कर रहे थे, उसकी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी और वो आपको एक इज्जत की नजर से देखने लगेंगे। और अगर आप इनकेस क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है, तो आपकी रिस्पेक्ट अपनी सोसाइटी में बहुत हाई हो जाती है। इसलिए मैं हाँ ये एक मोटिवेशन के तौर पे मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपना लक्ष्य अपनी आंखों के सामने रख के ही पढ़ाई करना। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, देखो डेली जो जॉब्स होती है हमारी, ठीक है, जो प्राइवेट जॉब होती है, उसमें क्या एक दिन आप काम पे जाते हैं तो उसका जो रेम्यूनरेशन है वो फिक्स होता है, आपकी जो सैलरी है एक दिन की वो आ जाती है, इसलिए आपको लगता है कि प्राइवेट जॉब है वो अच्छी है और अभी सैलरी आ गई, देखो मैंने आज काम किया तो आज के आज सैलरी आ गई। पर रीडिंग ऐसी चीज है, गवर्नमेंट जॉब का रीडिंग ऐसी चीज है, जो आप आज काम करोगे उसका आपको बेनिफिट आज होगा ही नहीं, कल करोगे उसका भी नहीं होगा। आप लगातार 6 मंथ या 1 ईयर तक रीडिंग करोगे, उसका बेनिफिट सीधा आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा, ये मेरा वादा है। हाँ, मतलब यही होता है कि लोग ये तो देखते हैं कि ये क्लास 2 बन गया, इतना पैसा कमा रहा है भाई, शोहरत मिल रही है, मगर ये नहीं देखते कि उसके पीछे का कितना हार्डवर्क है। जब एक कहीं रूम में बैठ के, जब कोई पूछता नहीं था, तो एक रूम में बैठ के कितना टाइम तक रीडिंग की है, उसके पीछे का हार्डवर्क लोग नहीं देखते। बाद की जो सक्सेस होती है उसमें तो सारे कहते हैं, सबको कहते हैं, आप चाहे किसी फील्ड में सक्सीड हो, सफलता के साथ ही सभी हैं, बाकी जब तक कुछ नहीं हो कोई नहीं पूछेगा। तो चलिए सर जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत सारे गाइडेंस दिए। इन फ्यूचर भी अगर कोई गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो जरूर आपको कनेक्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आपके रिलेटेड में एक बात कहना चाहूंगा, जो अभी जो जनरल क्लासेस और जनरल जो जीपीएससी और ये सब के क्लासेस कर रहे हैं, करवा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन जो सारी चैनल है और जो क्लासेस है वो सभी, ठीक है, वो जनरल क्लासेस करवा रहे हैं, पर जो स्पेसिफिक कोई टेक्निकल करवा रहा है तो आपकी ही चैनल है, और टेक्निकल मतलब टेक्निकल नॉलेज और स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी कि एमवीआई का हो गया या एमई का हो गया, आईटीआई सुपरवाइजर का हो गया, उसके जो रिलेटेड स्पेसिफिक जो गाइडेंस देते हैं वो आपकी चैनल बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके वजह से क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स अभी जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो होते थे पहले, जिसके पास कोई गाइडेंस नहीं था, तो अभी ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया है कि इसका गाइडेंस आपकी चैनल के माध्यम से सबको मिल सकता है और कोई भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलिए सर, थैंक यू सो मच। हाँ।